दोस्तों, आज के वीडियो में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बीजगणित से है और कुछ प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है। तो आइए हम लोग सवाल नंबर 1 पर ध्यान दें। सवाल नंबर 1 है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 के कितने हल होंगे। समीकरण x प्लस वाई बराबर 3 के कितने हल होंगे। आप यहां पर समीकरण को देखिए, यह किस प्रकार का समीकरण है। यह रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का दो चर वाला रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हमेशा अनंत होता है। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल अनंत होता है। हाँ, यदि दो चर वाला युगपत समीकरण हो, दो चर वाला युगपत समीकरण हो तो उसमें जो समीकरण विरोधी होता है, कल के वीडियो में हमने बताया था, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। आश्रित समीकरण का अनंत हल होगा और अविरोधी समीकरण का केवल एक हल अथवा अद्वितीय हल होगा। लेकिन यहाँ पर यह सरल रैखिक समीकरण, दो चर वाला सरल रैखिक समीकरण है, इसलिए इसका हल अनंत होगा। आप इस बात को रट लीजिए और इस प्रकार का सवाल हमेशा बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसका हल डी होगा। आइए दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। सवाल है 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है। क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में वास्तविक संख्या और डी में इनमें से कोई नहीं। आप इसको हल करके देखिए। जैसे देखिए क्या है, सवाल है 2 में 6 प्लस रूट 125 और माइनस 3 प्लस रूट 5 और फिर प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। यही सवाल है आपका। आप हल कीजिए, इसको आगे बढ़िए। 6 आप प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 5 लिख सकते हैं। 125 का वर्गमूल 5 रूट 5 होता है। फिर यहाँ चलिए, माइनस प्लस माइनस 3, अब माइनस प्लस माइनस रूट 5, और यहाँ पर आइए प्लस प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस 4 रूट 5। अब यहाँ पर आगे बढ़िए, देखिए 6, इस पर ध्यान दीजिए, प्लस 5 रूट 5, इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, प्लस वाला को, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 6 1 7 हो गया। अब फिर यहाँ पर माइनस 3 है और यहाँ पर क्या है आपका 1 रूट 5 ये और 4 रूट 5 ये, माइनस में माइनस 5 रूट 5 हो गया। अब देखिए आपका ये कटा, प्लस माइनस में है और यहाँ पर 7 में ये 3 घटेगा, कितना बचेगा 4, और 4 कैसी संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, इसलिए इसका उत्तर परिमेय संख्या होगी। आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में आपका क्या है, 16/81 का अंडर रूट और प्लस 16/9 का अंडर रूट। कैसी संख्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या, सी में पूर्णांक, डी में प्राकृत संख्या। इसको जरा हल करके देखिए। क्या है आपका 64/81 का अंडर रूट प्लस 16/9 का अंडर रूट। 64 का वर्गमूल होता है 8, 81 का वर्गमूल 9 और प्लस इसका 4 और इसका 3। 9 का वर्गमूल 3। आप इसका लघुत्तम ले लीजिए। 3 9 का लघुत्तम 9 होगा। 3 9 का लघुत्तम कितना होगा? 9। यहाँ पर 8 लिखिए, आप प्लस 3 से भाग दीजिए, भागफल 3 और 3 गुना 4, 4 तिया 12 और यह हो जाएगा 12 8 20/9। यह किस प्रकार की संख्या है? p/क्यूब के रूप में। और p/क्यूब के रूप में जो संख्या होती है वह परिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका उत्तर ए नंबर होगा। आगे बढ़िए। सवाल नंबर 4 में सवाल है 0.375। सवाल है 0.375 के p/क्यूब रूप में क्यूब का मान कैसा होगा? क्यूब आपका कहाँ है? नीचे है, हर के रूप में है, इसलिए इसको पहले हल करके देखिए। क्या है आपको संख्या? 0.375। इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसका दशमलव हटाइए, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इसको हम 375 आप बटे 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्यूब का मान क्या हुआ? क्यूब का मान हो गया 1000। नीचे आपका क्यूब है तो क्यूब का मान कितना हुआ? या इसको इस तरीके से लिखिए, ये p/क्यूब, तो आपका इसलिए क्यूब का मान कितना हुआ? 1000। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 1000 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से। 2 पंचे 10, 0 0, फिर 2 से 250 और फिर 2 से 125 और फिर अब तो 5 से लगेगा, 5 25 और फिर 5 से यहाँ पर 5। तो इसका देखिए क्या रूप हो गया? 2 कै ठो है? 1 2 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और 5 भी 3 बार आया है, इसलिए 5 पर पावर 3। अब ऑप्शन में मिला के देखिए, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है किस ऑप्शन से मिलता है? आप ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, उसमें 2 पर पावर 3 और गुना 5 पर पावर 3 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका उत्तर सी नंबर हुआ। अब आगे बढ़िए। सवाल है 5 नंबर में, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दशमलव प्रसार अशांत कब होता है? देखिए जिस भिन्न संख्या का हर का रूप 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप में आ जाए, यानी गुणनखंड में, उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनफल आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अन्यथा 2 या 5 में से कोई एक न रहे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ पर देखिए 15/400, 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से 200 और फिर 2 से 100 और फिर 2 से 50 और फिर 2 से 25 अब 5 से। देखिए 2 आया, 2 कै बार आया? 2 आया 4 बार, 4 और गुना 5 आया 2 बार। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए 80 में भी वही आएगा। 80 का कीजिए, 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2, तो 2 से
40, फिर 2 से 20 और फिर 2 से 10 और फिर 2 से 5, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 पर पावर 4 और 5 एक बार है 5 पर पावर 1। इस सूत्र पर आ रहा है, इसका मतलब बी नंबर भी शांत है। अब 121 है, सी नंबर में 13/121 है। 121 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 121 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 11 से लगेगा, 11 गुना 11 कीजिएगा तो 121 होगा। इसका मतलब आपका यह 121 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के जैसा नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अशांत कौन सा हो गया दोस्तों? यहाँ पर सी नंबर अशांत हो गया, 13/121। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। 0.3 पर पावर आवर्त प्लस 0.4 पर आवर्त का सरलतम रूप क्या है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन देखिए, ए में दिया हुआ है 7/10, बी में दिया है 7/9, सी में दिया हुआ है 7/11, डी में दिया हुआ है 7/99। देखिए, हमने एक दिन बताया था 0.3 पर आवर्त को p/क्यूब के रूप में बदलना। यहाँ पर आपका जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी p/क्यूब के रूप में दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है? 0.3 पर आवर्त। यहाँ पर देखिए माना क्या, x बराबर 0.3 पर आवर्त, या इसको आप क्या कर सकते हैं, आवर्त का मतलब होता है ये 3 आते रहेगा या कभी खत्म नहीं होगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको 1 मान लीजिए। अब इसको दोनों ओर 10 से गुना कीजिए, चूंकि दशमलव के बाद एक ही संख्या पर आवर्त आ रहा है, इसलिए इसको 10 से गुना कीजिएगा। यदि दशमलव के बाद 2 संख्या आवर्ती हो तो उसको 100 से गुना करेंगे, 3 संख्या हो तो 1000 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एक संख्या पर आवर्त है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना कीजिए। यह 10x हो जाएगा, अब बराबर 0.1 अंक पीछे जाएगा, 3.33333 यह आते रहेगा। आप इसको क्रम को आगे बढ़ाइए, यानी यहाँ पर 3 आप प्लस इसको 0.3 आते रहेगा। आप इसको आगे बढ़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू क्या निकला है आपका, x रख दीजिए। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर x है, इसको इस तरफ लाइए, 10x और इधर आके -x बराबर क्या बचा, 3। यहाँ पर क्या बच गया, 10x में 1x घट गया, 9x अब बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/9। इसी प्रकार जब हम इसको बदलेंगे तो इसका आएगा 4/9। एक संख्या आवर्ती हो दशमलव के बाद तो उसके नीचे 9 आता है, 9 आता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 0.3 आवर्त है, अब प्लस 0.4 आवर्त है, इसका वैल्यू 3/9 और प्लस इसका वैल्यू 4/9 होगा। इसका लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम 9 और यहाँ पर 3 और प्लस 4, 9 से भाग दीजिए, भागफल 1 गुना 3 कीजिए 3, और फिर 9 से भाग दीजिए, भागफल 1 गुना 4 4 और बराबर 4 3 7/9। देखिए आपका ऑप्शन में क्या आता है, 7/9 के नंबर में है, बी नंबर में है, बी नंबर आपका उत्तर हुआ। इसी प्रकार आगे बढ़िए, सवाल नंबर 7 पर आइए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल में दिमाग तेज चलाइए, क्योंकि आपको मात्र 1 घंटा समय रहेगा और 100 सवाल रहता है। आप जब भी इसका उत्तर दीजिएगा तो आपको 100 सवाल टच करना पड़ेगा। जब तक आप 100 सवाल नहीं पढ़िएगा
तब तक आपको उत्तर ढूंढने में बड़ा कठिनाई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संख्या को लीजिए 7 नंबर को। 7 नंबर में क्या है? 0.13 पर आवर्त। अभी हमने क्या बताया था पिछले सवाल में कि यदि दशमलव के बाद एक संख्या पर आवर्त हो तो उसको p/क्यूब के रूप में लाने पर क्या होगा? p/क्यूब के रूप में जब लाएंगे तो नीचे क्यूब का मान 9 आएगा, और जब दशमलव के बाद दो संख्या पर आवर्त हो तो उसका क्यूब का मान 99 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 13 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 13/99। क्या हो जाएगा? 13/99। आपका 13/99 सी में है। आपका उत्तर हुआ सी नंबर। अब 8 नंबर सवाल पर आइए। सवाल को ध्यान से पढ़िए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है? ऑप्शन में ए नंबर है लॉस यानी लघुत्तम समवर्तीय, बी नंबर में है मॉस अर्थात महत्तम समवर्तक, सी में है भागफल और डी में है शेषफल। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो तकनीक है वो मॉस निकालने की तकनीक है, अर्थात महत्तम समवर्तक निकालने की तकनीक है। इस बात को आप कंठस्थ कर लीजिए। यह बिल्कुल आने वाला सवाल है आपका। आइए 9 नंबर को देखिए। सवाल है 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। क्या है? ऑप्शन में आपको दिया हुआ है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। बी नंबर में और सी नंबर में है a + b यानी ए और बी दोनों, और डी नंबर में है इसमें कोई नहीं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है? 3 + √5 का गुणनफल 3 + √5 और 3 - √5। यहाँ पर देखिए गुना भी कर सकते हैं, फॉर्मूला पर भी ले सकते हैं। a + b × a - b, a + b × a - b का आपको फॉर्मूला बताया गया है a² - b²। इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। a के जगह पर आपका 3 है, 3 का स्क्वायर दीजिए और माइनस b के जगह पर √5 है, √5 का स्क्वायर बैठाइए। यहाँ 3 × 3 = 9 और माइनस √5 × √5 5 होता है। 9 में 5 घटाइए 4 होगा, और 4 कैसी संख्या है? 4 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, इसलिए आपका उत्तर ये होगा। और अब अंत में आइए सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 है दो लगातार संख्या का मौसा। दो लगातार संख्या का मौसा क्या होता है? ऑप्शन में है आपका 4, ए में 4, बी में 2, सी में 0 और डी में 1। एक बात और ध्यान रखिए, दो लगातार विषम संख्याओं का, दो लगातार सम संख्या का मौसा और दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दोनों का उत्तर एक ही होता है। यदि इस सवाल के जगह पर दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा रहे तो जो इसका उत्तर होगा वही उत्तर उसका होगा। तो आप याद कर लीजिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा अथवा दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 के बराबर होता है, इसलिए आपका उत्तर डी होगा। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिए, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होता है, लेकिन दो लगातार सम संख्याओं का, मान लीजिए यहाँ पर सवाल ऐसा न रहे, सवाल बदल दे, यानी दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है? दोस्तों आप इस बात को एकदम रट लीजिए, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। आज बस इतना ही। आज मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2027 के लिए। इसको आप कंठस्थ कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।